और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार चरम पर है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। तो वहीं 9वें दिन 8,796 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं, जिनमें 33 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंज रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये दिखाती है कि बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था हर चुनौती पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। वहीं आज सुबह 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु 2 अलग अलग समूहों में रवाना हो गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में जारी है। यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला सांबा के लॉजमेंट केंद्र के आसपास सुरक्षा बलों ने व्यापक संयुक्त मार्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके पहचान पत्रों की जांच की गई। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और भारतीय सेना के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित तलाशी अभियान भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बालतल पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग भले ही पिघल गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 5 सालों से यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है और इस बार भी यात्रा सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। सुनिए। 26 के यात्रियों के लिए उन्होंने भव्य स्वागत यहां पर किया था। खुद बाटाल पहुंचे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ढेर सारे यात्रियों के लिए आपने शुभकामनाएं दी हैं। आज खुद बाटाल पहुंचे हैं, यात्रियों से मुलाकात की है, एक एक टेंट में जाकर उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कहेंगे? यात्रियों से मैंने व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे संतोष है कि जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने व्यवस्था की तारीफ की है। हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, सिविल सोसाइटी के मेंबर, श्राइन बोर्ड, सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु या बाबा के जो भक्त आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। मैं पिछले 5 वर्ष से श्री अमरनाथ जी यात्रा को देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ इस बार उत्साह भी ज़्यादा है और संख्या भी गत वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आई है। संख्या ज़्यादा आने के कारण थोड़ी चिंता की बात जरूर थी, क्योंकि बिना पंजीकरण के लोग आ जा रहे थे। और एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिनका पहले से पंजीकरण है उन्हें ही हम भेजते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करना रहता है। अब मुझे लगता है कि तालमेल बना करके उसे भी नियंत्रित हम लोगों ने कर लिया है। एक इस यात्रा का आध्यात्मिक संदेश तो है ही, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ इस यात्रा से होता है और जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद इस यात्रा में इतने लोग आने वाले हैं जो कभी नहीं आए थे। तो यात्रियों की अडिग श्रद्धा हमने देखी। बाबा बर्फानी पिघल गए 5वें दिन, लेकिन श्रद्धा इतनी कि भीड़ बढ़ती रही। बात समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शंकर जो पिघलने से भगवान शंकर
का अस्तित्व समाप्त नहीं होता होता, जी। है। वो तो अदृश्य हैं और रोम रोम में बसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की जो शिवलिंग है भले ही पिघल गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की यात्रा अडिग है। भगवान अदृश्य ही रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको बताते हैं कि श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पिछले 5 साल से वो यहाँ पर यात्रा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की यात्रा मैं 5 साल से देख रहा हूँ। श्रद्धालुओं की श्रद्धा बेहद ज्यादा अडिग है। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बालटा। तो उधर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं और पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए बाबा बर्फानी की यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उनका मानना है कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होना या न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा में पहुंचकर प्रार्थना करना भी उनके लिए सौभाग्य और आध्यात्मिक संतोष का विषय है। मैं अभी भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूं और यहाँ के दृश्य देख के आप भी जो है अचंभे में आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि जो हिम शिवलिंग है वो पवित्र गुफा में वो पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। ये देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, उसके बाद भी जो है भक्तों का उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। क्या है कि अब लोग उनके बाबा के नाम से बाबा बर्फानी के नाम से जा रहे हैं, तो कम से कम गुफा तो दर्शन हो जाएगा। बाबा नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा का जो गुफा है मेन वहाँ तो दर्शन हो ही जाएगा, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर। तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप अभी भी? देखिए, एक बार मन बना लिया कि हमको जाना है तो जाना है। कभी दर्शन देना न देना है बाबा का काम है, हमारा काम है वहाँ तक पहुँचना, आगे बाबा जाने। बिल्कुल, इनका काम है, भक्तों का काम है वहाँ तक पहुँचना और आगे जो है बाबा दर्शन देंगे इनको। आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक जिला। कितने लोग आए हो आप? हम 7 लोग आए। तो पहली दफ़ा ही है या दूसरी बार आए? तो इस दफ़ा जो है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो कुछ कमी नहीं। वो कल शिवलिंग तो कल ही पिघल गया, 7 तारीख को ही पिघल गया, तो भी हम 7 आदमी आए। तो कितने उत्साहित अभी भी इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा को लेकर कितना जोश आप में बना? आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने एनसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल रैना ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है, तब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रैना ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी तथ्यों से संबंध उसकी पाकिस्तान समर्थक सोच को दर्शाते हैं। मुद्दे पे वापस ने निशाना साधा है बीजेपी पे। कहा है कि 20 जुलाई को यह मालूम होगा कि कौन असल में स्टेटहुड चाहता है। और बात करने के लिए जीएल रैना है, बीजेपी के सीनियर नेता है। सीधा निशाना बीजेपी पे आप कैसे व्यक्त करते हैं? जो खुद निशाने पर हो वो दूसरों को क्या निशाना बनाएंगे? सुरेंद्र चौधरी साहब बड़े सम्मानित हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि आप इस वक्त स्टेटहुड का मुद्दा लेकर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, जब पीओजे में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी निहत्थे लोगों पर आधुनिक हथियारों से अत्याचार कर रही है। उस वक्त आप पाकिस्तान की इनडायरेक्टली मदद करने के लिए जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि जिन पुस्तकों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं इंडियन हेल्ड जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, इस प्रकार की मानसिकता प्रोत्साहन करने के लिए जाना चाहिए। आपको वास्तविकता में, अगर आप जो क्लेम करते हैं कि आप रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, आपको इस वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को बेल आउट नहीं करना चाहिए। आपको पोस्टपोन करके आप स्टेटहुड का मुद्दा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लेकर नेताओं ने प्रॉमिस किया हुआ है, ये तो समय पर, लेकिन आप उस माहौल को जिस
जिसमें यह स्टेटहुड मिल सकता है, उस माहौल को आप बिगाड़ रहे हैं ताकि स्टेटहुड ना मिले और आप चलाते रहें। आप पॉलिटिकल इसको एक तरीके से नौटंकी मैं कह रहा हूं, आप वही कर रहे हैं। आपने तो इस पर सिग्नेचर कैंपेन करने की कोशिश की, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया? आप बताइए, आपने कितने लोगों के सिग्नेचर इकट्ठे किए? लोग आपके इस बहकावे में नहीं आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए उनको डिलीवर कर दीजिए। आपने कहा है जो भी जंतर मंतर में जाता है, क्या उससे पाकिस्तान की मदद होगी इस वक्त? अगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डेफिनेटली हो रही है। और इसमें आपने इन लोगों के साथ में, इसी में वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी बुला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इसको। एक तरह की आप पुस्तकें कैसे बांट रहे हैं, एक तरफ आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चेयरमैन को बुला रहे हैं, और 27 जुलाई तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर के लोगों से मदद की अपील की हुई है। ऐसे समय में अगर आप भारत सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर से आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी को यह बताता है कि देखिए, भारत वाले जम्मू कश्मीर के, भारत से जो प्रशासनिक, भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी शिकायतें हैं। तो आप इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं, आपके कायद, आपके अध्यक्ष जी ने अभी चिट्ठी पर साइन किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। इस वक्त आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हमारे लोगों पर अत्याचार बंद करो? आप यह क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपकी मंशा पर निश्चित रूप से प्रश्न है। और इस मौके पर जिस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग सराफा एहतजाज है, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपको उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, न कि उनकी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किसी और मुद्दे। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो उसके कारण से हमें उसमें ये नहीं। तो स्टेटहुड के माध्यम से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की एक नैरेटिव जो है खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सीधा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे साधा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में किए वादों को भूल गई है, केवल उसको याद है तो केवल स्टेटहुड। राजन वैद, जम्मू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड बहाली का मुद्दा उठाकर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार जनता से किए गए वादे पूरे करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार से स्टेटहुड के मुद्दे को राजनीतिक ढाल बनाने के बजाय जन कल्याण और विकास कार्यों पर ध्यान देने की अपील की। बुखारी ने सरकार से सत्ता संभालने के बाद किए गए विकास कार्यों और परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। आपके साथ जो बात करने का मुद्दा था एक ही है, दैट इज डेवलपमेंट जो दी गई है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर डिवीजन की। मैं आपकी वसातत से इस सरकार पे जो बेहद सरकार है ये पहुंचाना चाहता था ये बात कि क्या वजह है कि कश्मीर की डेवलपमेंट टोटल रोकी गई है। हम बात करें रोड्स के हवाले से, रोड्स का हाल देखिए कितना बुरा है, दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखिए उनका हाल भी वैसा ही है। काम कहीं पे नहीं हो रहा है। हमारे ठेकेदारान साहिबान हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार में कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि उनके साथ जाके बात की जाए, उनके मुश्किलात क्या हैं। जैसा आप सब जानते हैं कश्मीर में वर्किंग सीजन अप्रैल से सितंबर एंड तक ही होता है और मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग सीजन हैज लैप्स्ड। कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर की डेवलपमेंट को रोका गया है। जब हम देखते हैं एक साइड से जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है, चाहे वो बोल्डर्स हो, चाहे वो रोडी हो, चाहे वो रेत हो, वो बाहर के कंट्रैक्टरों को लीज आउट की गई है जो आसमान के दामों पे इनको लोकल्स को बेचते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के चल रहे हैं उन ठेकेदारों के लिए आउट ऑफ वे जाके हमारे दरियाओं की खस्ता हालत की जाती है, हमारे नदी नालों की खस्ता हालत की जाती है, हमारे पहाड़ों की खस्ता हालत की जाती है। मिट्टी को कैसे उठाते हैं। रोज एक शाही फरमान इशू होता है। जम्मू कश्मीर के वो जो अस्तानी बाशिंदे ठेकेदारी के काम में इन्वॉल्व है उनके लिए कि साहब अब आपका ये बिल तब पास होगा जब रॉयल्टी की रसीद होगी, अब आपका वो बिल
तब पास होगा। भाई जब तुम इनको लीगल सोर्स से रॉ मटेरियल ही नहीं देते हो, जिस तरह तुम बाहर के इन ठेकेदारों को देते हो, उनके जेब बड़े हैं और वो शायद बेहतर तरीके से इस सरकार की खिदमत कर सकते हैं। उनके लिए 10-10 नाले खोले जाते हैं, उनके लिए 10-10 पहाड़ दिए जाते हैं कि यहाँ से मिट्टी उठाओ, और मामूली नाम के लिए कोई रॉयल्टी ली जाती है। लेकिन उसी मुकाबले में अगर हम देखेंगे, कश्मीर में 2 जगहों से हमारे जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों को कहा जाता है इन जगहों से ले जाओ, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ही 50% हायर लगता है उन दूसरे लोगों से। और ये डेवलपमेंट जब तक प्रायोरिटी में नहीं की जाए तब तक कुछ नहीं होगा। इससे कोई लोगों का भला नहीं होगा। जो आप कहते हो, कभी एक मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया जाता है, कभी दूसरे मिनिस्टर पे। चीफ मिनिस्टर साहब, या आपकी जिम्मेवारी है, आप लीडर हो, यू आर द चीफ मिनिस्टर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर। ओनली टूरिज्म विल नॉट फिल आवर स्टमक्स। मेरी अपील है आपकी वसातत से, इसको एक प्रायोरिटी समझ के इमीडिएटली शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एकजुटता दिखाने का मौका होगा। चौधरी ने कहा कि इस दौरान ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां वास्तव में स्टेटहुड की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और कौन केवल बयानबाजी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग राजनीति से ऊपर है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मंत्र पे धरना देने आएंगे, और जो बीजेपी रोज यहाँ कहती है कि हम स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जम्मू कश्मीर के बच्चों का हमदर्द है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, कौन नहीं है। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई है। हाँ, यही प्रोग्राम बीजेपी रख ले, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी ने प्रोग्राम रखा तो नहीं ना जंतर मंतर पर जाने का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक स्टैंड लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है, और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को वहां आना चाहिए। हम तो यही अपील करें हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारी अपील पे नहीं आनी चाहता है तो बीजेपी अपनी अपील हमें चिट्ठी लिख दे, हम बीजेपी के कहने पे जंतर मंतर चले जाएंगे। बट इनिशिएटिव तो लें, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी। कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने करीब 25,000 युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किया है, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शर्मा ने एनसी पर चुनावी वादे पूरे न करने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आउटसोर्सिंग नीति के खिलाफ सिविल सचिवालय से आंदोलन शुरू करेगी, जिसके बाद में पूरे जम्मू कश्मीर में विस्तार दिया जाएगा। जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक इश्यू को उठाया था, जो इश्यू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स था। जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है, और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है, और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है। हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है दिल में। जब हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं, वहां पे नौजवान इस इंतजार में हैं कि कोई सरकारी महकमा, कोई नौकरी, कोई जॉब एडवर्टाइज करेगा और वो अपने मेरिट के बुनियाद पे, अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उस नौकरी को हासिल कर पाए। ये तमन्ना हर जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को है जिसने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक्सेल किया है पढ़ाई में। एक परिवार, जिस परिवार ने खून चूसा है,
जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के गरीबों का, वो परिवार अब्दुल्ला परिवार है। 3 पीढ़ियों से जिन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने नौजवानों को जेलों में बंद किया और जिन्होंने नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा। स्टेटहुड, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हैं, जिस स्टेटहुड के नाम पे आप करप्शन कर रहे हैं, जिस स्टेटहुड को आगे आप पेंट करके दीवार को रखते हैं और उसके पीछे सिर्फ सरकार इसलिए चला रहे हैं कि आप लूटें जम्मू कश्मीर को। आप नौजवानों के नाम पे, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों को नौकरी दें, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों के रिश्तेदारों को नौकरी दें, कोई मेरिट न रखें और फिर उसके बाद वजीर आला साहब ये कहें कि नहीं आउटसोर्सिंग बैकडोर नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? कैसे नहीं होता है? आपने डेली वेजेस जब लगाए, आज वो रेगुलर की डिमांड कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट करेंगे? वैकेंसीज के अगेंस्ट। मींस ये स्कैम है, ये सिर्फ बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट स्कैंडल है। पहले आप आउटसोर्सिंग के नाम पे उनको अपॉइंट करो और उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए मुहिम चलाओ और रेगुलर करो। और जो मेरिटोरियस है, जिसने पढ़ाई में एक्सेल किया है, जिसने अपने माँ बाप के बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, उसको बेचारे को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं, आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है ये। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के कमांडेंट एन रणवीर सिंह ने शुक्रवार को रामबन के बूथ स्थित 84वीं बटालियन मुख्यालय में 61 फीट ऊंचे मस्तूल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा लहराया गया। समारोह के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल देश की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और सुरक्षाकर्मी के कर्तव्य, समर्पण और बलिदान की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये आयोजन गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बना। राजौरी जिला प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित पक्षों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों और यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था। कार्यशाला में आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी की भूमिका, शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस और सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल के महत्व पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे पर भी जोर दिया। वुमेन है वर्क प्लेस पे, चाहे वो हाउस होल्ड में हो या फिर कहीं प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको अवेयर किया जाए कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है तो आपके पास 2 ऐसे माध्यम है जहां आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वो जो उनका अपना ऑफिस है वहाँ पे वो अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के आगे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर उनकी एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी विभागों अर्थात पुलिस, महिला बाल विकास, हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिला कंप्लेंट कमेटी, इन सभी के साथ मिलकर के सभी कर्मचारियों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार की इस अधिनियम के तहत हम सभी को एक व्यापक जेंडर न्यूट्रल वातावरण प्रदान करने में